नमस्कार। आज मेरे लेखक मेरे सवाल के इस एपिसोड में, इस श्रृंखला के इस आयोजन में हमारे साथ हैं हिंदी की सुपरिचित कवि सविता सिंह। सविता सिंह जी को न केवल कवि के रूप में बल्कि एक विदुषी अध्येता के रूप में भी हिंदी का समाज, साहित्य का समाज, अकादमिक जगत जानता है। थोड़ा सा परिचय मैं सविता सिंह जी का देना चाहूंगा। गो की परिचय की कोई जरूरत नहीं है, उनकी कविताओं के पाठक देश दुनिया में फैले हुए हैं और अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोग भी उनके बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी ये कि इस संभावना को देखते हुए कि कुछ नए दर्शक भी होंगे, नए श्रोता भी होंगे, तो मैं जल्दी से ये अपना काम पूरा कर लूं और फिर मैं जो सवाल आए हैं वो सवाल सविता जी के सामने रखूंगा। 1962 में आरा में जन्मी सविता जी ने राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की है और दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी किया। इसके बाद उन्होंने कनाडा में 4 साल तक शोध और अध्यापन का काम किया। आपने आधुनिकता पर अपना काम किया है, जो पीएचडी का आपका काम था। इसके बाद और इसके अलावा इसके साथ जो एक बड़ी बड़ी बात है वो ये कि आपने यूरोप के अनेक देशों को नजदीक से देखा है, अफ्रीका के देशों को देखा है। मुझे लगता है कि एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए, एक अकादमिक व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो प्रत्यक्ष अनुभव ले अलग-अलग देशों का, अलग-अलग समाजों का। तो इस मायने में, इस संदर्भ में सविता जी को देखना चाहिए हमको। सविता जी के साहित्य को भी हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 दशक तक अध्यापन किया और उसके बाद आप इग्नू में प्रोफेसर हैं अभी इन दिनों, और वहाँ स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज की आप डायरेक्टर हैं, बल्कि उसको उसकी स्थापना में भी आपकी भूमिका थी। आप संस्थापक हैं, निदेशक भी हैं। और जिन कविता संग्रहों के लिए हम हिंदी के पाठक सविता जी को जानते हैं, वो दो कविता संग्रह हैं आपके। पहला 2001 में छपा था, अपने जैसा जीवन, और दूसरा 2005 में, नींद थी और रात थी। इसके अलावा आपका एक द्विभाषिक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ था 2008 में, रोविंग टुगेदर। इन 3 किताबों के अलावा एक चयन आपका छपा है, 50 कविताएं नई सदी, और अनेक महत्वपूर्ण चयनों में, अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों में आपकी कविताएं हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ सम्मान, पुरस्कार भी आपके खाते में हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि उन पुरस्कारों को स्वीकार करके सविता जी ने उन पुरस्कारों की वैधता बढ़ाई है, ये कहना चाहिए मुझे। तो इन ऐसे एक, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि जनधर्मी सम्मान या जनता का सम्मान एक है, जिसको हम सब लोग आदर से देखते हैं, जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान, उससे आपको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा भी और हैं। तो जो जिन सवालों से मुझे अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, उन सवालों को रखने से पहले एक बार फिर से मैं सविता जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं आयोजन से पहले आपको बता रहा था सविता जी, की पाठकों के, दर्शकों के, श्रोताओं के सवाल आते हैं मेरे पास, कुछ फेसबुक के माध्यम से, कुछ इनबॉक्स में, कुछ ईमेल के मार्फत, और कुछ ट्विटर पर भी आ जाते हैं, जो इस कार्यक्रम के मॉडरेटर मुझे अलग से भेज देते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल जो आए हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल मेरे एक युवा मित्र का आया है, जिनका नाम है श्वेतांशु शेखर। श्वेतांशु ने सवाल ये पूछा है, बस ये इसी सवाल से शुरुआत इसीलिए कर रहा हूं मैं कि ये सवाल वो सवाल है जहां से किसी भी लेखक से बातचीत की शुरुआत की जा सकती है। और सवाल में भी शुरुआत है, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? उन दिनों कैसा माहौल था जब आपने लिखना शुरू किया? बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव। मैं पहले तो मीरा जी का शुक्रिया अदा करूं, राजपनन संस्था के इस प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया। दूसरे कि पल्लव हमारे साथ आज हैं तो हम लोग अच्छी बातचीत कर सकेंगे। अ, सवाल का जवाब अगर मैं देना चाहूं तो एक जी। तरह से अपने अतीत में जाने की जैसी बात हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि जो एक राइटर होता है, उसका वर्तमान ही उसका अतीत और उसका भविष्य होता है। इसलिए उसको उसी तरह से मैं याद करना चाहूँगी। पहली बात तो है कि
लेखन जिस अर्थ में हम लिखते हैं, जिस अर्थ में प्रौढ़ ढंग से अभी हम लिख रहे हैं, वैसे हम कभी शुरुआत नहीं करते। जब हम शुरू करते हैं लिखना तो जेन्युइन हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है इस संसार को जानने की, अपने माहौल को समझने की, और वो जिज्ञासा शायद कभी भी, जिस दिन वो जिज्ञासा मर जाएगी, आप लेखक नहीं रह पाएंगे। उसी अर्थ में मैं ये कह रही हूँ कि आज भी वो जिज्ञासा मेरे साथ है कि ये संसार कैसा है जिसमें मैं रहती हूँ, इसको कैसे समझूं, इसके बारे में कैसे लिखूं। और बहुत बाद में जाके वो एक क्राफ्ट के प्रति, लिखने का जो क्राफ्ट है उसके प्रति एक सैद्धांतिक और दार्शनिक सजगता के रूप में वो डेवलप हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि सब ज्यादातर लोग लिखना शुरू करते हैं डायरी लिखने के कारण या लिखने के जरिए, क्योंकि वो आपका एक प्राइवेट स्पेस होता है जिसमें आप जाकर किसी भी दबाव से मुक्त होकर आप उसमें कुछ चीजें दर्ज करते हैं। उसी वक्त आपका जो लेखक या लेखिका है उसका जन्म हो जाता है। हमारा सबसे पहला पाठक भी हमारी डायरी होती है, और हमारा कॉन्फिडेंट भी डायरी ही होती है। अपने माँ बाप से भी छिप करके आप उसमें लिख रहे होते हैं, जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यानी कि आपका एक सेल्फ, जिसको कहते हैं एक राइटरली सेल्फ का अभ्युदय एक प्राइवेसी में, एक प्राइवेट स्पेस में होता है, जो मेरा भी हुआ। और मैं लगभग बचपन से लेकर के आज तक डायरिया में लिखती हूँ, और वहां पे मैं सबसे ज्यादा ईमानदार होती हूँ। वहां बिना किसी प्रयत्न के सत्य अपने आप आके दर्ज होता है। आप जानते हैं कि एक लेखक का संबंध सत्य के साथ बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट संबंध होता है। सत्य हमेशा आपसे ये आग्रह करता है कि उसका साथ लेखक ना छोड़े, झूठ का साथ वो कम करे। हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि झूठ सत्य का ही एक दूसरा फॉर्म है, वो कोई बहुत अलग चीज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शुरू में मैंने लिखा वो ऑब्जर्वेशंस थे, प्योर पोइट्री नहीं थी। ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत पोएटिकल थे, पोएटिक, काव्यात्मक ऑब्जर्वेशन जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह से शुरुआत हुई। और बाद में मुझे अपनी डायरियां ही पढ़ना बहुत इंस्पायरिंग लगता था। उसको पढ़ के मैं आगे की चीजें लिखती थी, क्योंकि उनको पढ़ने का मतलब था कि आप उस स्पेस में चले गए हैं जिसको आपने बहुत बचपन में क्रिएट किया। आपके जीवन का एक वो फाइल है जिसमें आप जाते हैं बार बार, और वहां से हमेशा जीवित होकर, ज्यादा पुनर्जीवित होकर आप बाहर आते हैं, लौटते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। जी जी। आपने बिल्कुल, क्षमा कीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक सेल्फ से शुरुआत होती है, या ये कहना चाहिए कि डायरी से या अनौपचारिक लेखन से हम सब लोग शुरुआत करते हैं, जो कि आगे जाकर अगर लेखक गंभीरता से अपने रचना कर्म को लेता है, या अगर वो अपने लेखन को लेकर जिसे कहना चाहिए संजीदा है, तो वो आगे जाकर किसी और बड़े रूप में सामने आता है। ठीक बात कही आपने। इसी इसी आशय का एक सवाल और है आशीष का, और वो पूछ रहे हैं कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है? कविता आपके लिए स्वतः स्फूर्त घटना है या किसी अध्यवसाय का सुपरिणाम? दोनों ही, मेरा ख्याल है ये सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत सारे जी लोग जो लिखना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं। तो जी जी पहली जी बात जी तो ये है कि कविता की स्पॉन्टेनिटी, जिसको स्वस्फूर्त या इस तरह की बात कही गई है, उसका जी तो होना निश्चित तौर पर जरूरी है। उसके बगैर कविता का जन्म नहीं हो सकता। जी वो एक स्पॉन्टेनिटी, वो उसकी राह है, उसके बगैर वो नहीं आती। वो एक एनर्जी है, उसके बगैर कविता आपके स्फीयर में एंटर नहीं कर सकती। आपके आपका जो सेल्फ है, आपका जो जीवन है, उसके स्फीयर में उसको आना पड़ता है ना। तो उसके लिए वो चाहिए, वो मूवमेंट चाहिए जो स्वतः स्फूर्ति होती है। लेकिन कविता बिना प्रॉपर क्राफ्टिंग के कविता नहीं बन सकती। सही इसको बात। जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आधी अधूरी कविता जीवन भर लिखते रहेंगे, और उसके उलझाव को आप कभी भी सुलझा नहीं सकेंगे। ऐसे सही। बड़े बड़े कवियों में आप पाएंगे कि उनकी कविताएं अपूर्ण हैं। वो समझते हैं कि पूर्ण है, लेकिन वो कविताएं अपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर काम नहीं करते। आपको अपने मास्टर्स को देखना चाहिए। आपके मास्टर्स पोइट्स कौन है?
देखिए कि उन्होंने कैसे उसका गठन किया, उनका सेंस पंक्तियों को लेकर क्या है, फॉर्म को लेकर क्या है। इसलिए मैं उन मार्क्सवादी लोगों से डिफर करती हूँ, जो हर सब चीज़ कंटेंट को ही समझते हैं, फॉर्म को कुछ नहीं समझते। ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल जिसको कहते हैं जंप जो इन लोगों ने लिया, तो वो गिरे कहाँ? तो एक बहुत ही उबड़-खाबड़ ज़मीन पे, स्मूथ ज़मीन पे नहीं गिर पाए। इसीलिए बहुत सारी ऐसी कविताएँ का इंटेंशन बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो अनगढ़ रहती हैं और वो हमें आस्वाद हमारे अंदर नहीं पैदा करती। और वो कविता का एक एक कर्म है और एक धर्म है कि वो जी, सौंदर्य को उत्पन्न करे, स्वाद को उत्पन्न करे। अगर ये सब नहीं होता है, तो आप आजीवन कविता लिखते रहेंगे और आप नौसिखुआ की तरह कविता लिखते रहेंगे। तो ये मैं सही हमेशा बात है। कहती हूँ ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि कविता भी बहुत मेहनत मांगती है, बहुत सजगता बिल्कुल। मांगती है। मुझे एक रोचक किस्सा याद आ गया, आप अनुमति दें तो मैं सुनाऊँ? और वो किस्सा ये है कि मेरे एक मित्र थे जो हिंदी के बड़े कहानीकार के रूप में हम सब जिनको जानते हैं, रघुनंदन त्रिवेदी। तो वो इस तरह के कवियों जिनकी तरफ अभी आपने इशारा किया, जो नौसिखुओं की तरह से लिखते रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और समाज को भी परेशान करते हैं, साहित्य समाज को भी। उनके लिए एक टिप्पणी करते थे कि देखिए, ऐसा है कि हम तो कहानीकार हैं, तो हम तो मज़दूर हैं, एक कहानी को 3 बार, 4 बार ड्राफ्ट करना होता है, तब जाके कहानी बनती है। अब ये कवि हैं, तो इनको तो इल्हाम हुआ और इन्होंने कविता लिख दी। अब अगर आप कह दो कविता नहीं है, तो आपको साबित कर देंगे कि आप समझते नहीं हैं। तो आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ। मैं इस बात का को एक तरह से मैं मुझे कहना चाहिए कि हम सबको सीखना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि कविता अंततः कला है, कोई भी साहित्य की रचना अंततः कला है और उसके लिए आपको परिश्रम और धैर्य और अध्यवसाय की ज़रूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक सवाल आया है सुंदर शर्मा का और सुंदर शर्मा पूछ रहे हैं कि आधुनिकता के अध्ययन और स्त्रीवादी अध्ययन से आपको कवि होने में कितनी मदद मिली? अ, मदद क्या मिली? मैं उसके बगैर कवि हो ही नहीं सकती थी। जिस क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, क्राफ्ट सिर्फ टेक्निक नहीं होता, ये भी समझने की बात है पल्लव। क्राफ्ट डज़ नॉट मीन अ टेक्निक, क्राफ्ट जी, मीन्स जी, नॉलेज। जब जी, तक आपकी पोएट्री की भी एक एपिस्टेमोलॉजी होती है, एक नॉलेज बेस होता है। वो नॉलेज बेस कहाँ से आता है? गहरे अध्ययन से आता है। अगर मैं स्त्रीवाद को जिस तरह से जानती हूँ, अगर मैं नहीं जानती, तो मैं ऐसी कविताएँ नहीं लिख सकती जैसा मैं लिख रही हूँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जिस आधुनिकता के विमर्श से मैं गुज़री हूँ, उसके ज़रिए मैं अपने आधुनिक होने का जो मेरा अर्थबोध है, वो हमेशा के लिए मेरी चेतना का हिस्सा बन गया है। इसलिए बहुत आसानी से मैं अ, ऐसे विचारों को लेकर सजग होती हूँ या प्रतिक्रिया देती हूँ या क्रिटिकल होती हूँ, जो मुझे अनगढ़ लगते हैं, जिनका बेस नहीं है, ज्ञानात्मक अ, जो फ़ील्ड है उसमें उसका बेस नहीं है। मन से कही हुई बात, महसूस की हुई बात, उससे बातें नहीं बनती। जब आप एक सीरियस पोएट बनना चाहते हैं, तो आपको बढ़िया स्कॉलर भी होना चाहिए। चीज़ों का अध्ययन करना भी आपका ही काम है। आपके लिए कोई अलग से नहीं कर देगा कि आप जा कर के सही 10 बात। ईंटें वहाँ से उठा के ले आइए और अपना महल बना लीजिए। इस तरह के काम भी लोग करते हैं और मेरा ख़्याल है कि वो सफल नहीं होते। जी, जी। एक यहाँ मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं अनुमान कर रहा हूँ कि बहुत सारे नई पीढ़ी के दोस्त भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनके लिए अगर आप ठीक समझे तो एक बार आधुनिकता के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। असल में गड़बड़ ये है कि हमारे समाज में आधुनिकता को भी एक नकारात्मक ढंग से देखने की का चलन है। मतलब वो ये समझते हैं कि मैंने ये जीन्स पहन ली और तिरछी टोपी लगा ली है तो मैं मॉडर्न हो गया हूँ, आधुनिक हो गया हूँ। थोड़ा-सा इस पर आप अगर खोल के बता देंगी तो न कुछ जाले साफ होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। देखिए, आधुनिकता जो है, वो पश्चिम के लिए अलग चीज़ है और हमारे देश के लिए स्लाइटली अलग है या किसी और भी जापान के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है। इसको समझना बहुत यानी कि आधुनिकता कई आधुनिकताएँ हैं। पहले तो बात ये है समझने की। कहीं भी शायद अब ऐसा संसार में कोई ऐसी जगह नहीं बची हो जहाँ आप कह सकें कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में बिल्कुल फाक है या कोई प्योर मॉडर्निटी है और कोई प्योर ट्रेडिशन है। ऐसा कुछ भी इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता।
सभी जगह कॉलोनियलिज्म के जरिए, उपनिवेशवाद के जरिए ये विचार आए, जिसको हम आधुनिकता के विचार कहते हैं। उसमें कई चीजें हैं, 3-4 चीजें मैं गिना देती हूँ आपको। पहला कि एक खास किस्म की का विवेक, जो जिसका जन्म पश्चिम में 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ, वो आधुनिकता के केंद्र में है। रैशनैलिटी, इसको बहुत समझना जरूरी है। और रैशनैलिटी जो विवेक जो है, वो अपनी प्रकृति में वो स्वायत्त है, स्वायत्तता की मांग करता है। तो जो लोग ट्रेडिशंस में रहते हैं, अपने पुराणों के जरिए, अपने वेदों के जरिए, जो लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन संचालित हो रहा है, वैसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ राम मोहन रॉय, जिनको मैं बहुत जी मानती हूँ, ऐसे ही वो हमारे फादर ऑफ मॉडर्निटी नहीं है, जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का उनकी नई टीका, नया इंटरप्रिटेशन किया, जो बहुत ही मुश्किल था। और ट्रेडिशन में एक तरह से कहें कि मॉडर्निटी का समावेश इंटरप्रिटेशन के जरिए किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ जो महत्वपूर्ण अंश या अवयव वेस्टर्न पश्चिमी आधुनिकता के हैं, वो हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं, उनको हमें और डेवलप और उभारने की जरूरत है। ये हमारी प्रक्रिया जी रही। तो ऐसा नहीं हुआ भारत में कि पश्चिम की जो रैशनैलिटी है उसको हमने पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि हमने उसको अपने यहाँ खोजने की कोशिश की और पाया कि हमारे पास उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए या फिर से उसको रीइंटरप्रेट करके अपने ट्रेडिशन में समावेशित करने के लिए बहुत सारी सामग्री ऑलरेडी है। जैसे कि ईश्वर की जो कल्पना है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे देवी देवता, ये तमाम लोग हैं, वो बनाए ही गए थे इसलिए ताकि जो लोग उपनिषद को नहीं समझ सकते थे, यानी कि जो निराकार ब्रह्म को नहीं समझ सकते थे, उन लोगों के लिए साकार किया गया है, ना कि उसकी असली में वो कोई देवी देवता होते हैं। उनकी कल्पना को उसके निराकार रूप को साकार कर किया गया ताकि लोग समझ सकें। तो ये जो परिवर्तन, ये जो रीडिंग, इंटेलेक्चुअल रीडिंग इसको कहते हैं, ये शास्त्रार्थ के जरिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया, अपने मन से नहीं इसे बना दिया, तमाम तरह के टेक्स्ट को किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ रैशनैलिटी आई। जब रैशनैलिटी आई तो उसके साथ व्यक्तिवाद लाने की बात हुई, क्योंकि ये रैशनैलिटी किसी वेद या किसी पुराण में ना होकर के मनुष्य के मस्तिष्क में है। डेकार्ट ने 17वीं शताब्दी में फ्रेंच थिंकर थे, उन्होंने कह दिया था कि मैं हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं। तो ये जो रैशनैलिटी और आपका अस्तित्व, इसको एक करने वाली जो बात हुई, जिसके कारण चर्च और तमाम जो धार्मिक संस्थान थे और उनके पावर स्ट्रक्चर थे, उन लोगों से छुटकारा मिल गया। मनुष्य खुद में अपने आप सब कुछ है। ये हमारे यहाँ भी है, अहम ब्रह्मास्मि। तो रामो ने कहा देखो भाई, वही आइडिया यहाँ पर भी है, इसको देखो कैसे हम कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिवाद, ये रैशनैलिटी, ये पूंजीवादी सिस्टम प्रोडक्शन का, जैसे पूंजीवाद आया नहीं कि फ्यूडलिज्म का, सामंतवाद का के साथ संघर्ष शुरू, है ना। तो कहने का मतलब कि मॉडर्निटी जो है इस अल्टीमेट मनुष्य की स्वायत्तता का सिद्धांत है और दर्शन। जी जी ठीक, तो जी वही है ये हमारे यहाँ कैसे हम स्वायत्त होंगे। हम गांधी जी सेल्फ रूल के बारे में लगातार बात कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ इंडियन मॉडर्निटी। इंडियन मॉडर्निटी को वो एक नया, एक अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में नए ढंग से उसको खड़ा करना चाहते थे। इसलिए जो लोग गांधी जी को एंटी मॉडर्न मानते हैं, उन लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न आदमी थे और मॉडर्न विचारों को वो ले आ रहे थे। तो इस तरह से हमारी जो मॉडर्निटी है वो कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद तो वेस्टर्न मॉडर्निटी लेकर आई, लेकिन उस उपनिवेशवाद से जो संघर्ष भारत ने किया, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो था, वो भी मॉडर्निटी का ही एक फॉर्म और हिस्सा हो गया। समझ रहे हैं? तो इसमें बहुत सारे मोमेंट्स हैं। उसमें कॉलोनियलिज्म भी है, एंटी कॉलोनियलिज्म भी है। उसमें कंट्रोल यानी कि जिसको कहते हैं रैशनैलिटी का डोमिनेंस भी है और उसका निगेशन भी है। इतना ये कॉम्प्लेक्स है पूरा मॉडर्निटी का स्ट्रक्चर कि इसको समझने के लिए वाकई बहुत समय चाहिए। और किसी भी सेंस में हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम नॉन मॉडर्न हैं। जी 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 ठीक है, मैं ये सही नहीं बात। कहती कि मैं ये नहीं कहती कि आप कहिए कि हम ट्रेडिशनल नहीं हैं।
या ट्रेडिशनल हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तक मॉडर्निटी का सवाल है, हम लोग अपने अर्थ में मॉडर्न हैं और इसीलिए स्त्रीवाद का जन्म, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म इस मॉडर्निटी की वजह से ही हुआ है। आप सोचिए कि जो स्वतंत्र भारत है, उसमें किसी ईश्वर की सत्ता काम नहीं करती, वहां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सत्ता काम करती है, तो हमने कैसे इसको एक्सेप्ट किया? इसको इसीलिए एक्सेप्ट किया कि हम मॉडर्न राष्ट्र बनाए और उस मॉडर्न राष्ट्र में हम सिटीजन की तरह जीते हैं। हम किसी राजा जी, रानी के अधीन नहीं जीते, हम लोग नागरिक हैं एक देश के। तो ये सब हमारी मॉडर्निटी के सारे कह सकते हैं कि मापदंड हैं और हम लोग काफी फुलफिल करते हैं बहुत हद तक और हम लोग मॉडर्न लोग हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझाया। धन्यवाद। अगला सवाल है मुकेश वत्स का। और मुकेश वत्स शायद जानते हैं इस बात को कि आप यूरोप में रह के आए हैं और आपने स्त्री अध्ययन और आधुनिकता की पढ़ाई की है या उस पर काम किया है। तो वो पूछ रहे हैं यूरोप और भारतीय स्त्री के जीवन में मुख्यतः क्या अंतर है? क्या शिक्षा और आर्थिक उन्नति से यूरोप की स्त्रियों का जीवन बेहतर नहीं हो गया है? ये भी एक उलझा हुआ सवाल है। मेरा जो पहला कविता संग्रह है, अपने जैसा जीवन, उसमें मैंने जी, एक सीरीज लिखी है मॉन्ट्रियल पोएम्स की, जब मैं वहाँ रह रही थी मॉन्ट्रियल में, पीएचडी कर रही थी मैं मैगिल यूनिवर्सिटी से। तो वो अगर कोई वो श्रृंखला पढ़ ले, उसके बाद मेरा जो तीसरा संग्रह जिसका आपने नाम नहीं लिया, स्वप्न समय, उसमें जी, भी जी। फिर एक थोड़ा सीरीज है, 3-4 कविताओं की लंबी कविताओं की एक सीरीज है जिसमें वही सब है। तो जो मुख्य अंतर ये है कि निश्चित तौर पे यूरोप में, पश्चिम में या पश्चिमी सभ्यता से सभ्यता से निकली जो दूसरी अमेरिकन सभ्यता है, इस तरह की जो जगह हैं, वहां पर स्त्रियों की शिक्षा ने उन्हें निश्चित तौर पर स्वायत्त किया। एक खास किस्म की बराबरी का उनको एहसास हुआ और उस बराबरी को पाने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया और आज भी वहां की स्त्रियां संघर्ष कर रही हैं। ये ना माने कि फेमिनिज्म कोई इतिहास के अंत में कहीं आने वाली चीज है और उसको प्राप्त किया जा चुका है, ऐसा नहीं है। ये संघर्ष चल रहा है, ठीक है ना। तो वो जो बराबरी का एक सेंस है, उसने स्त्रियों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां भी पैदा की, क्योंकि आ, सिर्फ बराबरी ही फेमिनिज्म फेमिनिज्म का मेन स्टे नहीं है। okay? फेमिनिज्म बेसिकली एंटी पेट्रियार्किकल सोच है, पितृसत्ता के खिलाफ ये एक सिद्धांत है। इसमें सिर्फ समानता से स्त्री का संबंध नहीं है या उससे उसका पूरा जीवन नहीं सुधर जाता। ये पूरा एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसको समझना जरूरी है। यानी कि पूंजीवाद में जिस तरह से पितृसत्ता काम करती है, तो अगर अगर पूंजीवादी पितृसत्ता सबको समानता देने का वादा करती है, तो वो पूरी तरह से इसको लेकर ईमानदार नहीं है। जो वर्किंग क्लास है, जो पेजेंट्री है, उसको कहां से वो इक्वालिटी दे देगी अपने पूंजीपतियों की तरह? नहीं देगी ना, क्योंकि ये शोषण सिस्टम आधारित है। तो सही इसी बात अर्थ में, क्योंकि वहां पर समानता की सीढ़ियां, स्त्रियों ने कई सीढ़ियां चढ़ ली, लेकिन पितृसत्ता तो ज्यों का त्यों कायम है, क्योंकि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन है वो कैपिटलिस्ट है। इसीलिए इक्वालिटी, समानता पाने के बाद वो बेहद अकेली हो जाती है, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ज्यादातर यूरोप और अमेरिका में स्त्रियां डिवोर्स से गुजरती हैं और उसके बाद वो सिंगल पेरेंट व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन करती हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे को पालने की जिम्मेदारी है वो स्त्रियां ही वहन करती हैं, पुरुष बहुत कम। इससे उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। तो जो लोग स्त्रीवाद से या स्त्रियों के इस संग्राम को नहीं समझते हैं कि वो एक मनुष्य की तरह जीना चाहती है, समान रूप से जीना चाहती है, जो लोग ये नहीं समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपने जो समानता का संघर्ष चलाया उसका नतीजा है कि आप इस तरह से अकेली हैं और आप भुगत रही हैं। ये बहुत ही उल्टी तरह की बातचीत है जो पुरुष करते हैं ज्यादातर, कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आप जिस जगह पे हैं वहीं पे बने रहिए और हमारी गुलामी करते रहिए और बच्चे को पालते रहिए, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप हमसे समानता चाहती हैं तो जाइए अपना जीवन अकेले जिए। तो ये है बहुत अकेलापन स्त्रियों के जीवन में वहां पर। और भारतवर्ष में स्त्रियों के जीवन में दमन है। दमन और अकेलेपन के बीच में स्त्री यहाँ से लेकर वहां तक झूल रही है। ये है स्थिति।
बिल्कुल, हमारे यहाँ भी इस तरह की बातें करने वाले लोग मिल जाते हैं जो ये समझते हैं और सार्वजनिक रूप से कहने में संकोच भी नहीं करते इस बात को कि ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई से और संपन्न होने की वजह से स्त्री-पुरुष संबंधों में तनाव और तलाक और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बड़े-बड़े लोग भी इस तरह आई की नो, बातें मैं करते हैं। सुनती रहती हूँ, मैं भी मैं सोचती हूँ कि इस जी, आदमी जी। का क्या होगा। सही बात है। तो अगला एक सवाल थोड़ा-सा पर्सनल सरीखा है, पंकज जी से जुड़ा हुआ सवाल है, सुशील सिंह का। पूछ रहे हैं आपके पति पंकज सिंह भी कवि थे और आप भी कवि हैं। इस स्थिति ने एक दूसरे को कितना प्रभावित किया? आई मीन पंकज सिंह से तो मैंने हिंदी सीखी है, मैं इतना ही कह सकती हूँ। मैं आपको पता है मैं सोशल साइंसेस की दुनिया से थी, वो भी अंग्रेजी मीडियम से सारी पढ़ाई-लिखाई मेरी हुई है। और हिंदी जिस जिस हद तक पब्लिक पब्लिक स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, जो पूरा अंग्रेजी जी, दान है, तो उसमें हिंदी कितनी सिखाई जाती है और कितना आप आस्वाद ले सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन चूँकि मेरे हिंदी के प्रति शुरू से ही बहुत लगाव था, मेरे चाचा जी हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, मेरे परिवार में हिंदी बोली जाती है और उनको कविता का बहुत प्रेम था, तो शुरू से सुन-सुन के मेरे मन में हिंदी कविता बसी हुई थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज भी मैं अपने पसंदीदा कवियों का पाठ करती हूँ। और पंकज जी की कविताओं को की ईमानदारी को और उसकी सत्यता को मैं इस कदर जानती हूँ कि उनसे बिना प्रभावित हुए मैं रह नहीं सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि पंकज जी को किस तरह से मार्जिनलाइज़ करने की कोशिश की गई। इस उस दर्द को भी मैं जानती हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये जानती हूँ कि पंकज सिंह एक बड़े कवि थे, रहेंगे और उसको कोई मिटा नहीं सकता। अपने बिल्कुल, जीवन में जो राजनीति करना है आप कर लीजिए, वो भी करने के बाद आप भी चले जाएँगे और जो 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 नहीं करेंगे वो भी चले जाएँगे, है ना? बची रह जाती है कविता, तो कविता अपना सही बात है। इंसान जीवन बनाती है। इसलिए मैं पंकज जी के बारे में नहीं जानती, उनके अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं उनकी कविताओं से बहुत मुतासिर रही हूँ और बहुत कुछ सीखा उनसे। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अंततः तो रचना ही बचेगी और मनुष्य नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे तो ऊपर की बातों में कोई अर्थ नहीं है, रचना का ही अर्थ है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। एक सवाल अभी आया है नवनीत नीरव जी का और नवनीत जी ने दिलचस्प बात ये है कि कविताओं पर नहीं आपकी कहानी पर सवाल भेजा है ओह! और वो पूछ रहे हैं कि आपकी एक कहानी है और मोज़ार्ट मज़ाक बज रहा रहा था। था हुँ। बज रहा था। इस कहानी के लिखे जाने के पीछे क्या विचार रहे थे? अभी हम लोगों ने एक एक पिछली एक बार एक जवाब दिया ना प्रश्न का कि जो वेस्ट में जो स्त्रियाँ हैं उनके जीवन में क्या है स्त्रीवाद का, तो ये कहानी वहाँ के स्त्रीवाद के ही बारे में है। जी, इस कहानी में एक स्त्री है जो इंतज़ार कर रही है अपने एक मित्र का अ, डिनर पर, जो उसने खुद बनाया है, बड़ी तैयारी से सब कुछ। और जब वो आता है, तो अपने साथ में एक नई स्त्री को लेकर के आता है और इसको नहीं पता है कि एक नई स्त्री उसके जीवन में आ चुकी है। और उसी की ये कहानी छोटी-सी कहानी है। उसके बाद 2 प्लेट्स उसने लगाए थे, उसके बाद एक तीसरा प्लेट वो टेबल पे लगाती है, एक तीसरा ग्लास लाती है वाइन के लिए, सब कुछ 3 हो जाता है। और फिर इन दोनों को खाने-वाने के बाद वो मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने जाती है। वहाँ से जब वो लौटती है, तो जो भयानक अकेलापन उसको महसूस होता है, उसका ये बयान है इस कहानी में। जी। अ, एक सवाल है, आपकी एक कविता है स्त्री सच है, उससे जुड़ा हुआ और वो सवाल पूछ रहे हैं रजत वर्मा। रजत जी पूछ रहे हैं कि स्त्री सच है कविता के पीछे वो इसी तरह का सवाल है कि उसके पीछे मूल विचार क्या है? और यदि हो सके तो इस कविता का पाठ आप करें। अच्छा, तो स्त्री सच है अ, यहाँ पर जो मेरी समाजशास्त्रीय समझ है, उसका इस कविता में समावेश है। ये हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समय-समय पर ऐतिहासिक रूप से कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हमारी मैस्कुलिनिटी और हमारी फेमिनिटी हरदम कंस्ट्रक्ट की जाती है, हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। जैसा हम आज एक-दूसरे को जानते हैं पुरुष और स्त्री के रूप में, इसी फॉर्म में हम नहीं रहे हैं। हालाँकि जो पितृसत्ता है, वो कई हज़ार साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना?
तो इस कविता में, छोटी सी कविता में, सिर्फ ये कहने की कोशिश की गई है कि स्त्री पुरुष की छाया नहीं है, जी स्त्री भी एक सच है। और इतना असर्ट करना कि शी इज नॉट हाफ ट्रूथ, शी इज द एंटायर ट्रूथ, ये उसकी, हमारा जो ज्ञानात्मक, हमारी संवेदना और जमीन है, उसमें उसको रिपोजिशन करने के लिए कविता लिखी गई है। ज्यादातर मेरी कविताएं इसी तरह से सुलझा करके लिखी गई हैं, ताकि जो लोग स्त्रीवाद को कविता के जरिए समझना चाहें, उनको ज्यादा आए बाएं इधर उधर नहीं जाना है। आप सिर्फ अपने उस टेक्स्ट पर फोकस करिए, तो आपको स्त्रीवाद अपनी गहराई में, नीले, उसका जो नीला जल है वो आपको बहुत साफ दिखेगा। तो ये कोशिश है इस कविता में, स्त्री सच है। और पता नहीं है, मैंने तो देखती हूँ, अगर इसमें मैंने एक कविता निकाली थी आप लोगों के लिए, इसमें से अपने अंतिम संग्रह से, अगर कोई किसी ने कोई बातचीत की तो मैं बताऊंगी कि जिस क्राफ्ट की मैं बात कर रही थी वो कैसे मैंने तैयार किया है। जी जी जी, क्या मैं उस जरूर जरूर जरूर, अगर आप आपके लिए सहूलियत हो तो स्त्री सच है का पाठ करें, नहीं तो आप जो किसी कविता का जो आप चाहते हैं वो करें। नहीं, क्योंकि हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, तो इनकी तो मैं इच्छा की पूर्ति करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी जी जी। सविता सिंह जो हिंदी की जानी मानी कवि हैं, वो इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, और सविता जी एक दर्शक के, श्रोता के, पाठक के आग्रह पर अपनी प्रसिद्ध कविता स्त्री सच है का पाठ करने वाली हैं। आप सब लोग पाठ सुन सकते हैं जी। तो ये मेरे दूसरे संग्रह नींद थी और रात थी में है, जो 2005 में संग्रह आया है। स्त्री सच है। चारों तरफ नींद है, प्यास है हर तरफ। चारों तरफ नींद है, प्यास है हर तरफ, जागरण में भी, उधर भी जिधर स्वप्न जाग रहे हैं, जिधर समुद्र लहरा रहा है। दूर तक देख सकते हैं समतल पथरीले मैदान हैं, प्राचीनतम सा लगता विश्व का एक हिस्सा, और एक स्त्री है लांघती हुई प्यास। वाह, तो बहुत बढ़िया जीवन भर की जो उसकी अतृप्ति है, यानी कि जी। उसके अस्तित्व को संभलने नहीं देने का, जो उसका जिसको वो संभाल नहीं पा रही है और जिसको संभालने नहीं देती है पितृसत्ता, जिसमें जीवन की प्यास बची हुई है, जीवन की प्यास, जीवन जीने की, कुछ होने की प्यास, उसको वो लांघ रही। जी, एक सवाल अभी आया है राधे श्याम शर्मा जी का, और उन्होंने रोचक सवाल पूछा है, जो कि पहले भी लोगों से पूछा जाता रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि रोचक सवाल है। पूछ रहे हैं, द्रौपदी, सावित्री और सीता, इन तीनों को आधुनिक कहा जा सकता है क्या? आधुनिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके कंस्ट्रक्टेड फॉर्म को आधुनिक बनाया गया है। आप जो सोचने की जो पद्धति है आपकी, वो अगर आप बदल दें तो उस किसी भी टेक्स्ट का मॉडर्न फॉर्म आप पा सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपको उसको इंटरप्रेट करने की विधि आती है या नहीं। उसकी एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक मेथड है, जिसके जरिए हम पुराने टेक्स्ट को उसके नए रूप में ला सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जैसे सीता के इतने सारे रूप और इतने तरह के रामायण अब आ चुके हैं, जिसमें कई कई तरह की सीता है, एक सीता नहीं है। तो जब आप उसको उस तरह से देखते हैं, तो आप ये भी देख लेते हैं कि कैसे एक सीता पूरी तरह से पितृसत्तात्मक संरचना में फिट की गई है। एक में देखते हैं कि वो रिबेलियस है, एक में आप देखते हैं कि वो अपने पति से नहीं मिलती है, जब राम उसको लेने जाते हैं नहीं मिलती है। आपने एक बार उसका परित्याग किया तो अब आप जाइए, उसके अंदर अभिमान है अभी भी। तो ये सब जो चीजें हैं ना, अपने स्व को लेकर के एक जागरूकता, जब उस रूप में आप सीता को देखते हैं, तो एक बहुत बहुत ही आधुनिक स्त्री के रूप में वो दिखती है। इसी तरह से द्रौपदी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, द्रौपदी के साथ जो हुआ वो कितना अन्यायपूर्ण था।
और किस तरह से उसने अंत तक स्ट्रगल किया। चीर हरण यहाँ पर क्या है? उसके अस्तित्व को तार तार करना। स्त्री का जो चीर हरण आप कर रहे हैं, यानी आप उसके अस्तित्व को चीर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। तो उसके प्रति उसके मन में जो आक्रोश है, जो नकार का भाव है, वो हमारे स्त्रीवाद में भी है, आज मिलता है। तो इस तरह से हम उसको रीड कर सकते हैं और उसको काफी आधुनिक बना सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल आया है स्त्रीवादी आलोचना के संबंध में। हर्ष उर्मलिया का सवाल है। हर्ष पूछ रहे हैं कि आप स्त्रीवादी आलोचना को किस तरह देखती हैं? मुझे लगता है कि ये असल में देखती हैं, उनका आशय ये होगा कि स्त्रीवादी आलोचना और आलोचना का जो सामान्य ढंग है उसमें, या जो सामान्य प्रचलन है उसमें क्या विशेष अंतर है, यही जानना चाहते होंगे। इनके सवाल का आशय मुझे लगता है ऐसा रहा होगा। अच्छा, तो मैं ये बताऊं कि जब मैं हिंदी की दुनिया में आई और मैंने लिखना शुरू किया, तो काफी लेट है, मतलब मिड 90s में आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी कविताएं छपाना शुरू की। 2000 में तो मेरी संग्रह ही आया है, पहला संग्रह। जी। तो मैंने जो हालत जो यहाँ की देखी इस हिंदी समाज की, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस भाषा में इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, और हमारे पास, अगर मैं कहूं कि मैं निराला को पढ़ना चाहती हूँ, निराला पर मैं पढ़ना चाहती हूँ एक कोई विश्लेषणात्मक किताब, आपको नहीं मिलेगी। आप अपने सारे बड़े कवियों के बारे में यही पाएंगे। तो स्त्री आलोचना क्या, इवन तो पुरुष आलोचना जो है वो भी महफूज नहीं है, वो भी पूरी नहीं हुई है। तो हम क्या करें? उसके बाद स्त्री आलोचना, जो स्त्रियां लिख रही थी, वो क्या लिख रही थी, उनका दिमाग कहाँ था, ये भी नहीं पता चलता। वो पुरुषों की का ही अनुकरण कर रही थी, उन्हीं के सिद्धांतों से काम चला रही थी। तो मैंने एक पहला अपना जो लेख जो लिखा, वो है हिंदी साहित्य में स्त्री आलोचना के शुरुआती दिन, ठीक है, जिसमें मैंने गगन गिल और नीलेश रघुवंशी की कविताओं का एक पाठ तैयार किया और कहा कि देखो, तुम लोगों ने जैसे गगन को बुद्ध के अंधेरे में ढाल दिया है, और नीलेश को तुम समझते हो कि ये कोई रेवोल्यूशनरी पोएट है, इन दोनों में देखो, मार्क्सिस्ट मानदंड के हिसाब से दोनों में स्त्री है, दोनों में स्त्री का दुख और उसकी जिज्ञासा अपने अस्तित्व को लेकर के प्रेजेंट है। तो वो उस आलोचना से लोग थोड़ा वो हुए। उसके बाद मैंने शमशेर की आलोचना लिखी, टूटी हुई बिखरी हुई, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये स्त्रीवादी आलोचना लिखने की एक तैयारी मैंने की, और उसने इतना ज्यादा इस समाज को स्तब्ध किया, उस समय तक तो लोग कुछ बोले ही नहीं। अब जाकर के उस पर फिर से बहस शुरू हुई है। आलोचना के नए अंक में राजा राम भादु ने उस पर एक क्रिटिसिज्म अपना पेश किया है, और कई लोग और करेंगे। तो स्त्री आलोचना की पद्धति अलग होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री चेतना अलग है, और स्त्री चेतना की समझ हिंदी साहित्य में अब जाकर धीरे धीरे बन रही है। तो इसलिए आलोचना हम ही लोग करेंगे, और मैं अब एक किताब भी तैयार कर रही हूँ, स्त्री आलोचना, हिंदी में स्त्री आलोचना के शुरुआती दिन करके ही। तो उसमें बहुत सारी अभी जो स्त्रियां लिख रही हैं, वो सब बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, और निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर आपको एक किताब ऐसी आपके सामने आ जाएगी, जिसको पढ़ते हुए आपको लगेगा कि पढ़ी लिखी स्त्रियों का एक समाज बना है, और उनको, उन लेखों को पढ़ते हुए ये भी लगेगा आपको कि एक ज्ञानात्मक दायरा भी निर्मित हुआ है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हम उसको कर देंगे। हम दूसरे इन लोगों पर, पुरुषों की आलोचना पर और उनकी पद्धति पर निर्भर नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें कोई समावेश करने, हमारे जीवन, हमारे लेखन को समावेशित करने का कोई प्रयत्न नहीं है, न कोई मंशा है। इसी क्रम में एक सवाल और अभी आया है सुमन पांडे का। सुमन पांडे पूछ रही है कि स्त्रीवादी आलोचना में महादेवी वर्मा की पुस्तक का आप किस तरह उल्लेख करेंगी? मुझे लगता है श्रृंखला की कड़ियां जो महादेवी जी की किताब है उसी के संदर्भ में ये सवाल होगा, क्योंकि ऐसे तो महादेवी जी ने गद्य और कविता की कई किताबें लिखी है, लेकिन वो स्त्रीवादी आलोचना के संदर्भ में शायद उसी का आशय हो। तो महादेवी जी
को बहुत ही प्यार से मैं देखती हूँ, बहुत अपनी जिसको कहते हैं एक ग्रैंड मदर जिसको आप कह सकते हैं ना, उस तरह से मैं उनको देखती हूँ और बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि उस समय में वो सब चीजें वो लिख रही थी, कर रही थी, जो हम लोग आज भी करने के लिए उसी तरह से उत्साहित हैं। और श्रृंखला की कड़ियां तो जर्नलिस्टिक रिफ्लेक्शन है उस समय के समाज में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी औरतों को लेकर, उनके लेखन को लेकर, उनके जीवन, उस पर बहुत अच्छे रिपोर्टाज हैं, एक के बाद एक। तो वो तो है ही। फिर उन्होंने अपने अतीत के चलचित्र, कविताएं तो खैर छोड़िए, जो उसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत तरह की राइटिंग उन्होंने की। शी वाज वेरी वर्सेटाइल और एक कंप्लीट पोएट थी वो, कंप्लीट जिसको कहते हैं, अपने आप में पूर्ण। तो इसलिए मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। इस किताब जो मैं करने जा रही हूँ उसमें 2 लेख उन पर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव का एक सवाल आया है। राजीव कुमार, आप शायद परिचित भी होंगे राजीव कुमार से, कहानियां लिखते हैं और आलोचना में भी उनका दखल है। राजीव ने पूछा है कि अब जो स्त्री विमर्श में एक किस्म की रूढ़ी आ गई है, उसे आप किस प्रकार देखती हैं? मुझे लगता है हिंदी कथा साहित्य में जो स्त्री विमर्श की को लेकर जिस तरह की सतही बहसें हैं, उस पर इनका उसी से आशय होगा ये। नहीं, मैं नहीं कह सकती कि रूढ़ी आ गई है। जी। ये रूढ़ी कैसे आती है? जब कोई चीज रुक जाए, जब चीजें प्रवाह में है तो वो रूढ़ी कहाँ से बन सकती हैं? वो तो बह जाएंगी। आप कोई भी अवधारणा ले आएंगे और अगर चीजें प्रवाह में हैं तो उस अवधारणा, अगर वो कारगर नहीं है तो साथ चली जाएगी समय के, वो नहीं रह सकती। रूढ़िवाद जो है, ऑर्थोडॉक्सी एक किस्म की, तभी वो चीज उसका उसका जो रियल फॉर्म होता है, पॉलिटिकल फॉर्म, वो आइडियोलॉजिकल होता है। तो वो तभी आइडियोलॉजिकल फॉर्म ग्रहण कर सकता है जब चीजें रुक गई हों। अभी तो हमारा जो हिंदी समाज, हिंदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो जैसे मैं कह रहा हूँ, शुरुआत के दिन या शुरुआती दिन, अभी वही दौर चल रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई रूढ़ी, अगर आप ऊब रहे हैं तो ये बात अलग है। आप अपनी ऊब को जांचिए कि क्यों आप ऊब रहे हैं। अगर उसमें आप कुछ नया जोड़ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे मैं ठीक से नहीं जानता राजीव और क्या पूछना चाहते थे इस सवाल के मार्फत, लेकिन मैं एक बात आपसे यहाँ इस सवाल को समझते हुए मैं एक बात पूछ लेता हूँ, और वो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि असल में देखिए क्या होता है। जैसे छायावाद के दौर में 200, 100, 150, 200 लोग लिख रहे होंगे। आज हम मुश्किल से 4-5 लोगों को छायावाद के कवि के रूप में जानते हैं, याद करते हैं। ठीक उसी तरह से आज जो स्त्री विमर्श के नाम पर, मैं इन्वर्टेड कॉमा में इस बात को रख रहा हूँ, स्त्री विमर्श के नाम पर जो इतनी सारी रचनाएं आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारी कमजोर रचनाएं, या जो ये आग्रह करती हैं कि स्त्री विमर्श की वजह से आप उस रचना पर ध्यान दें, तो ऐसी रचनाएं आती हैं। और कोई इनका आना कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है, ऐसा होता ही होगा। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी बात को ही मैं अगर ध्यान में लाकर कहूं, जो अभी भी आपने जो उत्तर दिया, शायद समय की गति में हम जान पाएंगे कि अंततः स्त्री विमर्श ने हमारे साहित्य को, हिंदी साहित्य को या हिंदी कहानी कविता को क्या दिया। हम अभी फौरन उस पर मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है। मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल, ये बहुत बहुत जी शुरू के दिन है और अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। कई कई फेजेस आएंगे। जी जी और जी जी। अभी से ही आप देख लीजिए कि जो मुझसे मेरी बाद की पीढ़ी की जो लड़कियां हैं जो लिख रही हैं, मैं तो उनसे बहुत प्रभावित रहती हूँ, उनको पढ़ती हूँ बहुत सीरियसली। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये हम लोगों ने अपना जो कल्चर बनाया है वो पुरुष कल्चर से बहुत अलग है। इसमें हम लोग एक दूसरे को दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं और ज्यादा, जिसको कहते हैं, ध्यान से उसको देखते हैं। क्योंकि हमें एक ये फीलिंग है, एक कलेक्टिव फीलिंग है कि हम लोग को साथ ही आगे बढ़ना है। एक दूसरे से झगड़ कर और ये तमाम ईगो का जो प्रॉब्लम है ना, वो हम लोग नहीं चाहते। मैं खुद अपने अपने से छोटी लड़कियां, मतलब उम्र में जो छोटी हैं वो लिख रही हैं, उनको मैं खुद फोन करती हूँ, उनकी चीजों को अप्रिशिएट करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनकी सलाह लेती हूँ। अपना अपना जो चिंतन है तो मैं करती हूँ। और अगर किसी को मुझसे कुछ जानना है तो मैं पूरे ओपनली, मतलब जिसको खुले दिल से कहते हैं, मैं उनको बताती भी हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। कुछ कोई ईगो का प्रॉब्लम मैं नहीं रखती कम से कम। और
जिनकी रचनाएं मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं बहुत प्यार भी करती हूँ। एकदम आप इसको मान लीजिए, और ऐसा शायद मेरे मेरे बाद की पीढ़ी की जो औरतें हैं वो भी कर रही हैं ऐसा ही। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बात है। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा किसी भी साहित्य समाज में इसी तरह से होना चाहिए। अब एक सवाल है रोहित कुमार का, और रोहित कुमार एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल इन द सेंस, ये सवाल इस तरह का है जो कि कवियों से अक्सर पूछा जाता है। कविता आज कितनी सार्थक है जब उससे सरोकार रखने वालों तक उसकी पहुंच ही नहीं है? एक तो मैं ये सवाल सही नहीं मानती, जी। ठीक है? ये सवाल जो है ये एक भ्रम भ्रम की तरह है, जो भ्रम से उपजा है। आप पूरे दुनिया में जाएँ, पूंजीवादी जो मोनोपोली कैपिटलिज्म का जब डेवलपमेंट होता है, हाँ, तो आप देखते हैं कि दुनिया भर में सभी जगह ये बात फैलती है कि कविता नहीं बिकती, कविता की किताब नहीं बिकती, है ना? सिर्फ उपन्यास बिकते हैं। उसमें सत्य सिर्फ इतना है कि कविता कम बिकती है और उपन्यास ज़्यादा बिकते हैं। बस इतना ही सत्य है। आज तक न कविता लिखने वाले कम हुए हैं, न कविता पढ़ने वाले कम हुए हैं। आप हिंदुस्तान में देखिए, हमारे हिंदी में देखिए कितनी कविता की किताबें छपती हैं। आपने कोई एक अगर कोई सर्वे किया हो तो आप आएँ, कभी भी ये रुका नहीं है, और न कभी पढ़ने वाले कम हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक खास तरह की पूंजीवादी साजिश है, क्योंकि कविता में आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो समाज को परिवर्तित कर सके। कविता हमेशा से रेवोल्यूशनरी रही है। स्त्रीवाद और स्त्रीवादी जो चिंतन करने वाली स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, वो क्यों कविता लिखना चाहते हैं? क्योंकि कविता में वो बात है जो कम्युनिकेट होती है, जो दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए जब तक समाज में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, कविता अपना रास्ता बनाकर उन लोगों तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं मानती कि कविता कम पढ़ी जाती है या कविता की किताबें कम छपती हैं या कवि इफेक्टिव नहीं है। ये सब मेरा ख्याल है कि अर्ध सत्य की तरह ही इसको लेना चाहिए। जी। एक सवाल आया है डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, आप अपनी रचना दृष्टि के आलोक में आधुनिक जीवन दृष्टि के अलावा क्लासिक्स और खास तौर से भारतीय क्लासिक्स की भूमिका को किस रूप में देखती हैं? देखिए, जब मैं 12 साल की थी, तो मैंने अरविंदो की मोटी किताब सावित्री, महाकाव्य जो। 12 साल में की उम्र में मैंने उस किताब को पढ़ा, ठीक है? सावित्री। आप पूरे जयशंकर प्रसाद में जाइए, आपके अपने क्लासिक का रीइंटरप्रिटेशन हुआ है। तो मेरा जो आस्वाद है अपने क्लासिक्स के प्रति, वो आधुनिकता से प्रभावित है। तो इसलिए तो मैं ये मानती ही नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारा उस तरह से विच्छेद हुआ ही नहीं हमारी आधुनिकता में, अपने क्लासिक्स या अपने ट्रेडिशन या अपने टेक्स्ट, उन लोगों से हमारा कोई पूरी तरह से विच्छेद हुआ ही नहीं है। वो ऑल्टर्ड फॉर्म में, रीइंटरप्रेटेड फॉर्म में हमारे जीवन में शामिल हैं। और मेरी कविताओं मैंने तो कोशिश की है कि मैं बिल्कुल ही आधुनिक ज़मीन पे लिखूँ। वो उसका आग्रह दूसरा ये इसलिए भी है, क्योंकि मेरे विचारों में मार्क्सवाद का भी समावेश है। तो मैं मनुष्य के जीवन, उसकी बदहाली, उसकी उसकी जो पीड़ा है, उसको केंद्र में लाने के लिए, उसको अपने अपने पूरे चिंतन के केंद्र में रखने के लिए मैंने ज़्यादा क्लासिक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे यहाँ बहुत ही मॉडर्न स्त्रियाँ और पुरुष आपको मिलेंगे। एक बहुत ही आधुनिक अ, विचार या अनुभूति आपको प्रकृति के लिए मिलेगी। एकदम नई, जिसका परिचय पहले किसी शास्त्र, किसी भी दूसरे टेक्स्ट ने आपका परिचय प्रकृति से वैसे कराया ही नहीं होगा, जैसे कि मैंने कराने की कोशिश की है, और ये इसमें बहुत यत्न लगा है। इसमें बहुत ज़्यादा वैचारिकता है और अध्ययन है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो इसलिए इस तरह से है मेरे जीवन में ये सारी, हमारा हमारा जो अतीत है, हमारा जो भविष्य है और हमारा वर्तमान है, वो एक इंटरप्रेटेड फॉर्म में है, आता है। और इसीलिए आपको लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उसमें सब कुछ है। एक सवाल आया है राधेश्याम शर्मा का। राधेश्याम जी पूछ रहे हैं कि क्या आधुनिक फिल्मों में स्त्रियां आधुनिक कही जानी चाहिए?
मुझे लगता है ये पूछना चाहते होंगे, क्या आधुनिक फिल्मों की स्त्रियां आधुनिक कही जानी चाहिए? आधुनिक फ़िल्में तो सारी फ़िल्में आधुनिक हैं, आपको मालूम ही है कि पूरी टेक्नीक सिनेमा का ही आधुनिक फिल्म फिल्म है ना? माध्यम ही आधुनिक है। है ना? तो एक तो ये पहला पार्ट जो है वही उसमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ कई तरह के सिनेमा है। हमारे यहाँ पैरेलल सिनेमा है, हमारे यहाँ अवांट-गार्ड सिनेमा है, हमारे यहाँ वो कमर्शियल सिनेमा है बॉलीवुड में। तो जब भी हम कुछ ऐसी बातचीत अब करें और ख़ास करके मुझे जैसी स्त्री से, जिसको विमर्श का पता है, तो मैं हमेशा जानना चाहूँगी कि आपके सवाल को कहाँ प्लेस करूँ? अगर वो बात साफ़ हो जाए, तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। अगर आप कमर्शियल फ़िल्म के बारे में सिर्फ़ बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कमर्शियल फ़िल्म है बॉलीवुड का, उसमें स्त्री की शरीर का वस्तुकरण हुआ है, कमोडिफ़िकेशन हुआ है। इसीलिए आधुनिक पूंजीवादी अर्थ में तो आधुनिक तो वो हैं, मतलब आधुनिकता के अर्थ में वो आधुनिक तो हैं, लेकिन पूंजीवादी यानी कि मार्केट में पूरे सिनेमा का जो जीवन है, वो मार्केट में है। उस तरह से देखें तो वो काफ़ी स्टीरियोटाइप्स भी हैं वहाँ पर। जैसे मदर इन लॉ का एक स्टीरियोटाइप है ना? ये क्या कहते हैं, प्रेमिका का एक स्टीरियोटाइप है, पत्नी का एक स्टीरियोटाइप है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, कैसे बताएँ कि क्या आधुनिक और क्या नहीं है? स्टीरियोटाइप्स पर ही पूरा कमर्शियल बॉलीवुड फ़िल्म चलता है। मतलब जी, वो सिनेमा जो जी। उसी पर है, उसी ढर्रे पर चलता है। एक सवाल आया है सुजाता जी का। सुजाता जी पूछ रही हैं कि स्त्री लेखन और स्त्रीवादी लेखन को एक ही समझ लिया गया है। इस स्थिति पर कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए? ये बहुत ज़रूरी सवाल। चलिए, इसका मैं जवाब देती हूँ। जी, इसमें मेरे लंबे-लंबे इंटरव्यूज़ रेखा सेठी ने किया, उसमें भी इस सवाल को मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है। दरअसल स्त्रीवाद और स्त्री जो है वो उसके ठोस अस्तित्व का मामला है। उसके उसका जो मटेरियल फॉर्म है, स्त्री का मटेरियल फॉर्म, वो स्त्री है। जब हम चेतना के स्तर जब हम विमर्श में आते हैं और स्त्रीवाद एक चेतना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक ही जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग एक नहीं होते। सबके पास 2 आँखें, नाक, कान, मुँह है। एक आदमी जो है वो प्रगतिशील होगा, दूसरा वो प्रतिक्रियावादी होगा, है ना? तो एक तो स्त्री मतलब मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि स्त्री का बायोलॉजिकल शरीर जो है, वो एक जैसा तो दिख सकता है, लेकिन ये चेतना बहुत बड़ी चीज़ है। चेतना मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो पुरुषवादी हैं अपनी चेतना में। उनको नहीं पता है कि वो पुरुषवादी हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पुरुषों से भी ज़्यादा क्रूर हो सकती हैं, झूठी, मक्कार हो सकती हैं। सारी चीज़ें उनसे उन्होंने सीख ली हैं। सर्वाइव करने के लिए उनको ज़रूरी लगा, उन्होंने उससे सीखा। लेकिन जो स्त्रीवादी है, वो सदा परिवर्तन, सदा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश में है। अपने अस्तित्व को पाने के लिए वो लगातार खुद में परिवर्तन करती है और समाज में परिवर्तन करती है। इसलिए स्त्रीवादी लेखन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और चिंतन तो आप समझ लीजिए कि सतत संघर्ष है स्त्री के लिए। अगर आप अपने से वो संघर्ष कर लेते हैं, अगर आप अपने चेतना में अपने उस रूप को पा लेती हैं, तो आप एक ऐसा आंतरिक और बाह्य उन्नत जीवन जिएँगी, जिसकी कल्पना धनाढ्य स्त्रियाँ भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि स्वायत्तता, स्वच्छंदता स्वतंत्रता, ये सब आधुनिक वैल्यूज़ हैं और ये सब धन है, संपत्ति है, ये संपदा है। अगर स्त्री को हमेशा इस संपदा से दूर रखा गया, अगर वो उस संपदा को पाती है, तो अपने सेल्फ को, अपने व्यष्टि को पा लेती है। उसके बाद आप उसका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। उसकी हत्या भले कर दें, आप उसके उसके जीवन की सच्चाई को फिर आप नहीं बदल सकते, ना उसका आप दमन कर सकते। तो इतना बड़ा फ़र्क है। दूसरी जो सिर्फ़ स्त्री है, वो तो दमन करती है और दमन के अंदर रहती है। उसी पितृसत्ता को बार-बार वो रिप्रोड्यूस करती है। उसका तो फ़र्क बहुत भयानक है दोनों के बीच। सही बात है। एक सवाल है सौरभ सिंह का। सौरभ मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य पढ़ने वालों के बीच एक परंपरा जैसी बन रही है कि स्त्री विमर्श और अन्य विमर्श भी के स्रोत अतीत में जाकर तलाशे जा रहे हैं। मसलन
रासो काव्य या तुलसी आदि में लोग स्त्री विमर्श तलाश रहे हैं। हमारे टेस्ट असाइनमेंट्स में यह परिपाटी बहुत चलन में है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। क्या यह ठीक है कि आधुनिक विमर्शों को जबरन अतीत में रोपा जाए? इसके 2 उत्तर हैं। तुरंत अगर मैं शीघ्र उत्तर देना चाहूँ तो, ना ये आप गलत है, आराम से दीजिए। ना ये गलत है और ना सही है। ये एक अकादमिक उपक्रम है, ठीक है? आप उसको उस अर्थ में लें, क्योंकि आफ्टर ऑल जिस समय में आप जी रहे हैं, जो आधुनिक समय है जिसके बारे में हम लोग बातचीत, अगर आप इस समय में जी रहे हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे पहले वाले लोगों ने इस तरह के जीवन को जिया या नहीं जिया और किस तरह से जिया। क्या रूप रहे होंगे जीवन के जिसमें स्त्री और पुरुष मिलते-जुलते होंगे या जो भी करते होंगे बातचीत या वार्तालाप या जीवन चला रहे होंगे। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो अकादमिक विमर्श होते हैं, वो 2 स्तर पर होते हैं। एक तो जिसके बारे में मैं कह रही थी ज्ञानात्मक यानी कि एपिस्टेमोलॉजिकल विमर्श होता ही होता है। तो आप आज के विमर्श को समझने के लिए भी पीछे जाना चाहेंगे ताकि आपका एक कंपैरेटिव व्यू बन सके। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली इसी फॉर्म को, आधुनिकता के इस फॉर्म को आप वहाँ जाकर के ढूँढेंगे तब आप गलती करेंगे क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता। ये आधुनिकता का जन्म ही होता है 17वीं 18वीं शताब्दी में जो वेस्ट में हुआ और 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आया है। वो भी जिस मिश्रित रूप में अब हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ अवस्थित है, वो तो हिस्टोरिकली कभी और हुआ ही नहीं, तो आपको ये विमर्श वहाँ मिलेगा कैसे? आप सिर्फ़ इस विमर्श को समझने के लिए वहाँ जाते हैं, इतना ही बराबर कर और वो ज़रूरी भी है। जी, जी। एक सवाल है प्रेमलता डोगरा जी का। डोगरा जी पूछ रही हैं कि आधुनिक कविताओं की भाषा अपेक्षाकृत जटिल होती है, जिसे समझना आम पाठक के लिए सहज नहीं होता। क्या कविता की भाषा को सरल नहीं होना चाहिए, जिससे पाठक उन्हें आसानी से समझ सके? पहली बात है कि कविता पाठक के लिए नहीं लिखी जाती। आप इसको समझिए, इसको आप थोड़ा इगोइस्टिकल मान सकते हैं, लेकिन कविता की अपनी शर्तें हैं उसके होने की। कविता का अपना एक रूप होता है, उसका अपना एक सौंदर्य होता है और जो कवि हैं, वो उसको पाने के लिए अपना जीवन दे देते हैं। तो एक तो बात ये है, आप एक परिष्कृत भाषा में लिखना चाहते हैं, एक उसको अनूठा आप रूप देना चाहते हैं। कविता के सौंदर्य को पाना आसान नहीं है। अगर 50,000 कवि कविताएँ लिख रहे हैं, तो उसमें से मुश्किल से 10 या 12 अच्छे कवि होते हैं। आप समझ रहे हैं? इसका ये पूरा संघर्ष है अच्छी कविता को लिखने और पाने का। तो इस स्ट्रगल को आप नहीं जानती, इसलिए आप नहीं समझ सकती कि क्यों चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, इतनी क्लिष्ट दिखने लगती हैं। दूसरी चीज़ कि पाठक को ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो कविता तक पहुँचे। कविता उन तक पहुँचे, ये भी कविता का काम है, कविता तो चाहती ही है। पाठक को भी कविता तक पहुँचना है, यानी कि अगर आप कविता के असल पाठक हैं, तो आप सिर्फ़ एक कवि को नहीं पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे कवियों को पढ़ना होगा और जब आप एक पढ़ने की प्रैक्टिस में आ जाती हैं, आपका एक रेगुलर संबंध बन जाता है कविता की दुनिया से, तो आपके लिए बहुत कुछ क्लिष्ट रह नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ़ भाषा की वजह से कविता क्लिष्ट नहीं होती। कविता क्लिष्ट होती है अपने संदर्भों और अपने विषय वस्तु की वजह से। वहाँ पर आपको दिक्कत होती होगी, मेरा ख़्याल है। जी, जी, जी। सही बात है। दूसरा ये भी है कि मुझे लगता है कि एक चाहे कोई भी परिष्कृत कला हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो कायदे का उपन्यास ही हो, उसका रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए थोड़ा-सा वैचारिक और वो तैयारी की तो आवश्यकता होती ही है। निश्चित तौर किसी पर। को भी आप जैसे मैं शास्त्रीय संगीत नहीं जानता, तो मैं अगर मैं पंडित जसराज के गाने को नहीं समझ सकता, तो इससे जसराज जी का गाना कम थोड़ी हो जाएगा। मेरी समझ पर सवाल है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी तैयारी पाठक को भी करनी होगी। एक सवाल है ये हिंदी समाज नाम की किसी आईडी से ये सवाल आया है, तो उन्होंने किसी पाठक ने ही पूछा होगा, पौराणिक साहित्य में स्त्रियों में विद्रोही चरित्र कौन-सा है? ये इन्होंने पूछा है।
ऐसे कहना तो अभी हम सीता के बारे में बात कर रहे थे, द्रौपदी के बारे में, सब विद्रोही थी। इनको समयांतर या समय इस काल में उनको ऐसा बनाया गया कि उनको हम स्त्री के जिसको कहते हैं भीरु रूप उनको दिया गया ताकि वो सत्ता के साथ एडजस्टमेंट हो सके, है ना? इस तरह से। माधवी, हाँ, माधवी। हाँ, नल दमयंती के किस्से पढ़िए। सभी स्त्रियां अपने ढंग से विद्रोही रही हैं। उन्होंने पुरुष की सत्ता को नकारा है और अपना जीवन, विद्रोह क्या है? एक अपना जीवन बनाना, उसको ठीक से जीना, उसमें अत्याचार को सहन नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो जिसने ये नहीं किया होगा। अगर वो रूठ करके करती है, वो भी एक तरह का विद्रोह है। अपने पिया से वो बात नहीं करती है, वो भी एक तरह का विद्रोह है। जिस समय में जो भी संभव था, स्त्रियों ने हमेशा किया है। मेरा तो अपना ये मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अभी-अभी ये सवाल आया है निकिता शुक्ला का, और वो पूछ रही हैं कि मैं अभी लिखना शुरू की हूँ। बिहार की लगती हैं ये, इनकी भाषा से मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अभी लिखना शुरू की हूँ और मेरे सामने एक समस्या हमेशा रहती है। जब भी स्त्री लेखन में मैं यथार्थ रूप में लिखती हूँ, तो लोग उसे रूढ़ि या अतिवादी रूप में लेकर सवाल उठाते हैं, जो मुझे सचमुच विचलित कर देता है, क्योंकि वह मेरा सत्य होता है। कृपया कुछ बताएँ। तो जो लोग रूढ़ी बताते हैं, उन लोगों को, वो तो अज्ञानी हैं। रूढ़ी कैसे? तुमने तो अभी लिखना ही शुरू किया, तो वो रूढ़ी अभी वो उसका होने का सवाल ही नहीं है। अति, क्योंकि वो समाज इंटॉलरेंट है, असहिष्णु है। वो इसी बात से दग्ध है कि तुम लिख रही हो। तो इस तरह की चेतना तुम्हारे भीतर आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जरा दूर ही रखो, उनके विचारों को थोड़ा दूर ही रखो, अपना काम करती रहो। कविता जो है बहुत अध्ययन मांगती है, बहुत प्रयत्नशीलता मांगती है और एक तरह की एकाग्रता मांगती है। तो आप अपना काम करते रहें, इसी तरह से लिखते रहें, लिखती रहिए रहिए और लिखती ही जाइए, मेरा कहना है। और पढ़िए और लिखिए, और पढ़िए और लिखिए। आपका रास्ता अपने आप बन जाएगा। और ये जो लोग हैं, एक समय के बाद कहेंगे कि तुम्हारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप इसको अपनी सफलता मानिए। ठीक बात है। एक सवाल है अशोक शुक्ला जी का, वो पूछ रहे हैं कि आधुनिक कविता में किस कवि ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? बहुत मुश्किल है कहना। प्रभाव जो है ना, एक कवि कभी भी एक कवि के प्रभाव में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। आपको बहुत तरह के लोग प्रभावित करते हैं और इसलिए हमेशा बहुवचन में बात करना चाहिए। ये जो पद्धति है ना कि एक व्यक्ति, एक केंद्र, एक ऊंचाई, एक फलाना, ये बहुत ही मर्दवादी सोच है। और स्त्रियां इस तरह से, जैसे मैं अपने को स्त्रीवादी मानती हूँ, मेरी अपनी चेतना में बहुलता बहुत बड़ी चीज है। बहुलता, जो ऊपर का टॉप लेवल है वो फ्लैट करिए उसको पहले। तो कोई एक व्यक्ति आपके जीवन को प्रभावित करे, शासित करे, ये खतरनाक स्थिति। इसलिए मैं तो कहूंगी कि जितने भी कवि हैं उन सबको मैं पढ़ती रही हूँ और कुछ ना कुछ ग्रहण किया ही है। जितने बड़े कवि हैं उन सबसे मैंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। फिर एक सवाल आया है इसी तरह का, स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ, चेतन रवेलिया जी का, और वो पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार स्त्री विमर्श की व्याख्या क्या है? व्याख्या कुछ नहीं है। व्याख्या क्या हो सकती है? स्त्री विमर्श का मतलब ही है कि एक ऐसी एक ऐसे सिस्टम के बारे में हम लोग चिंतित रहते हैं जो स्त्रियों को सिर्फ क्योंकि वो स्त्रियां हैं उनका दमन करती है। तो उसके हर रूप को, उसके हर लेयर को हम जांचते हैं और उसके उसके उसकी जो ये शक्ति है, संरचना के रूप में जो उसकी ये शक्ति है कि स्त्री को वो दोयम दर्जे का इंसान बना करके और उनके श्रम का शोषण करे, उनकी संवेदना का शोषण करे, उनके शरीर का शोषण करे। तो इस पर तरह तरह से विमर्श चला हुआ है। एक कोई विमर्श तो है नहीं, कई तरह के फेमिनिज्म्स हैं। और हमारे यहाँ, जैसे कि भारत में इंडियन फेमिनिज्म है, इसमें दलित फेमिनिज्म है, इसमें लिबरल फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक स्त्रीवाद कोई एक चीज नहीं है, जैसे मैं कह रही थी। और वो हर फॉर्म को, उसके हर विमर्श को उतना ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि सत्य को, समाज में जब सत्य अपनाया जाता है
तो वो विभक्त होता रहता है। अपनी विभक्ति में सत्य जो है वो काम करता है। तो जो लोग इसको समझ गए हैं कि सत्य कभी एक जगह नहीं होता, एक उसका रूप नहीं है, जो लोग ये समझ गए हैं वो स्त्रीवादी हैं। और इसीलिए जितने भी आप हमारे विमर्श में पाएँगे कि जैसे दलित विमर्श है, तो अगर मैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हूँ, जो मैं अपने को मानती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बताने के लिए कि श्रम का बहुत महत्व है मनुष्य के जीवन में, और उसके प्रति जो राजनीति है होती है, वो स्त्रियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। तो मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि कोई अगर दलित स्त्रीवाद कहे कि नहीं, ये जाति है जिसके आधार पर दमन हो रहा है, तो मैं ये सत्य पहचानूँगी और उसको स्वीकार करूँगी कि हाँ, बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ हैं जिनका जिनका दमन उसके दलित होने की वजह से कहीं ज़्यादा है। तो ये मैं स्वीकार करूँगी, है ना? तो ये जो स्वीकार है हमारी बहुलता को लेकर, और मल्टी लेयर्ड हमारी सोसाइटी का जो मल्टी लेयर है, ये जो पितृसत्ता का, कि कई-कई स्मॉल छोटे-छोटे उनकी संरचनाएँ हैं, उसको समझना, उसकी सत्यता को जाँचना, ये सारी बातें इसकी विमर्श में हैं। इसलिए कोई ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में ये कहीं ज़्यादा क्लिष्ट है। मार्क्सवाद से भी ज़्यादा क्लिष्ट विमर्श है स्त्रीवाद का, और इसमें घुसने के लिए और इसे समझने के लिए बहुत ज्ञान अर्जित करना होगा। ये बाहर से आप नहीं कह सकते ये स्त्रीवाद है, ये स्त्रियाँ ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ज्ञान की एक नई संरचना तैयार की जा रही है, जो धीरे-धीरे पुरुषों को भी बदल देगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। सवाल हमारे लगभग सारे हो चुके हैं। अब मैं आपसे इस बातचीत को खत्म करने से पहले यह आग्रह करूंगा कि आपको इस पूरी बातचीत में जो बातें ना आ पाई हों, लेकिन आप चाहें कि पाठकों से, श्रोताओं से, दर्शकों से आप वो बात या वो बातें आप साझा करना चाहें तो जरूर करें, एक। और दूसरा ये कि आप अपनी पसंद से अगर कोई कविता या कविताएं आप पाठ करना चाहें, सुनाना चाहें, तो आपका स्वागत है। वेल, एक ही बात, और वो बहुत ही मतलब अभी जिस समय में हम जी रहे हैं भारतवर्ष में, हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो लोग मुझे पढ़ते हैं, मेरी कविताओं को पढ़ते हैं, तो मेरा उनसे आग्रह एक ही है कि आप मेरी रचना को एक राजनैतिक सजगता के साथ पढ़ें। तब इसका जो रेवोल्यूशनरी कंटेंट है, इसकी जो क्रांतिकारिता है, उसको आप समझ पाएँगे। ये व्यर्थ का समय हम नहीं बिता रहे हैं। हम जो ये कर्म कर रहे हैं, जो कविता लिख रहे हैं स्त्रीवादी नज़रिए से, आप लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले हिंदी में मैंने ही इसे कहा कि मैं एक स्त्रीवादी कवि हूँ। तो बहुत लोग आश्चर्य करते थे कि इसका क्या मतलब हुआ? आप समझ लीजिए। तो अ, जब मैं ऐसा कह रही थी, तो उसका अर्थ ही यही था कि एक दूसरा बातचीत करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जिसमें क्रांति की आशा हो और उम्मीद हो। क्योंकि तब तो मार्क्सवाद बहुत गहरे यहाँ पर बैठा हुआ था। हमें अपने मार्क्सवादी मित्रों से ही एक तरह से उलझना पड़ता था, जब आपने ये कहना। तो आज भी मैं आपसे ही माँगती हूँ कि स्त्रीवाद को एक ऐसी चिंतन शैली, सिर्फ़ विमर्श मत मानिए, ये एक चिंतन शैली है, जिसमें मनुष्य का ज्ञान और उसका अस्तित्व दोनों बदलना है। हमें उसकी इकोनॉमी, उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी बदलना है। हम श्रम को किस तरह से शोषण से मुक्त करा सकें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप पाएँगे कि स्त्रियों के श्रम का शोषण होता है, इसलिए उनके मुक्त होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, जब हम ऐसा करते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से है कि अगर आज का दौर कल्चरल फैसिज़्म का दौर है, जिसको मैं मानती हूँ, तो आप समझिए कि वो क्या चीज़ है? वो किस तरह से हमारी कविता, हमारी सोच, हमारे जीवन को बदल रही है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए जो लोग मुझे पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक चेतना, एक अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आप मेरी कविताओं से गुज़रेंगे और टहलते हुए निकल जाएँगे। आप नहीं समझ पाएँगे कि हुआ क्या? ये कौन-सा जंगल है? ये कौन-सी राह है? नहीं समझ पाएँगे। इसलिए मैं अपने पाठकों से, अपने श्रोताओं से हमेशा ये आग्रह करती हूँ कि मुझे थोड़ा गहराई से पढ़ें, मेरी चीज़ों को, मेरा जो श्रम लगा है इसमें, मेरा जो समय गया है इसमें, जो मेरी
चेतना उसमें गई है, उसको समझने के लिए एक प्रयत्न, आपको एक प्रयास ये करना ही चाहिए कि स्त्रीवाद को ही समझ लीजिए थोड़ा। मुझसे नहीं सीखी, कहीं और से भी सीख लीजिए, कहीं और से भी पढ़ लीजिए। जब आप आएँगे यहाँ पर तो आप नीले रंग का महत्व समझेंगे। नींद का महत्व आप समझेंगे। नींद थी और रात थी तो दूसरे गंगा का नाम ही है। उसके बाद स्वप्न समय, स्वप्न क्या है स्त्री के लिए? ये सब मेटाफर्स हैं, ये सब फेमिनिस्ट मेटाफर्स हैं, जिसके ज़रिए आप स्त्री के आंतरिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। उसके साइकोलॉजिकल स्पेस में आप आ सकते हैं। मैंने यहाँ तक कोशिश की है कि आप लोग आकर के देखें कि वो कौन-सी जगह है जहाँ पर स्त्री रहती है। आपके घरों में नहीं रहती वो, आपके बिस्तर में वो नहीं सोती सिर्फ, आपके साथ वो सिर्फ संभोग नहीं करती, चिंतन भी करती है। वो अपने अस्तित्व पर लगातार चिंतनशील रहती है और वो इमर्ज करके आएगी, वो निकलेगी इस सारे जंजाल से जिसको पितृसत्ता हम कहते हैं, उससे निकलेगी और एक नए मनुष्य के रूप में आप उसको देखेंगे। तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी संपदा थी जिसके ऊपर हमने कूड़ा फेंक रखा था, छाई डाल रखी थी, राख डाल रखी थी। तो इतना नुकसान मनुष्य के रूप में, इतना बड़ा नुकसान हम झेल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरुष पावर में रहना चाहते हैं। और अपने इस प्रयत्न के, इस डोमिनेंट होने के प्रयत्न के, जो कहते हैं वो कगार पर आ चुके हैं, वहां पहुंच गए हैं वो जहां पर पूरी पृथ्वी नष्ट होने को है। अगर आपने नहीं एक प्रयत्न किया कि हम वहां से मुड़ सकें, जो स्त्रीवाद के जरिए संभव है, तो आप समझ लीजिए कि हम सभी लोग एक साथ बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं यहाँ तक कह सकती हूँ। एनीवे, ये मेरा आग्रह था, बहुत सीरियस। आप लोगों के लिए एक कविता पढ़ देती हूँ। चलिए, मैं नींद थी और रात थी से इसमें मैंने स्त्रीवादी कविता का क्या फॉर्म हो सकता है कंटेंट के अलावा, उसका प्रयत्न इसमें नैरेटिव पोएम्स लिखा है मैंने। उसको ज्यादातर स्त्रियां अपनी बहुत सारी बातें कथा कह के सुनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका फॉर्म है। तो नैरेटिविटी जो है वो बहुत जरूरी है। एक कविता मैं आप लोग को सुना दूं। तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन पहली कविता ही है इसकी, नींद थी और रात थी। सुंदर उदिता। आप आशय समझ रहे होंगे जो जी। मैं बातचीत कर रही थी। कैसे स्त्री उदित होगी और वो क्या देखेगी और वो क्या करेगी और वो कौन होगी। तो पहली कविता है सुंदर उदिता, इस संग्रह की मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। गहरी काली रात सोई है उदिता जैसी, खोले अपने कपड़े अपने बाल बिस्तर में अकेली। मन में है न उसके कोई उलझन, कोई विचार या फिर चाह। सो चुकी है रात पूरी एक नींद, खोल चुकी है आंख। बाहर सुंदर लाल गोला सूरज का निकल चुका है। बाहों को हवा में ऊपर उठा लेती हुई सुखद एक अंगड़ाई, बदन को करती हुई सीधा, अपने कपड़े पहन रही है उदिता। सामने नीला आकाश बना है देखो, कितना बड़ा दर्पण देखने के लिए उसके अपना यह सौंदर्य। स्त्री बहुत इतनी बढ़िया। सुंदर है कि वो आसमान को दर्पण बनाती है वो देखने। तो बहुत सुंदर। तो हाँ, इतनी अच्छी कविता और इतनी विचारोत्तेजक बातचीत के लिए सविता सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम को देखने वाले, जिसका नाम था मेरे लेखक मेरे सवाल, हर इतवार शाम 6 बजे ये कार्यक्रम होता है राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज पर। इस कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले और सवाल पूछने वाले सभी श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों का भी धन्यवाद। सविता जी का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला। न केवल समय निकाला बल्कि उन्होंने इतने सारे सवालों के जिसको कहना चाहिए बहुत अच्छे से उत्तर दिए। पाठकों के इस बात पर भी कमेंट्स आए हैं कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया है, सारी चीजों का विश्लेषण किया है।
तो मैं आप सभी से सभी को फिर से धन्यवाद देते हुए एक छोटा-सा आग्रह ये और कर दूँ कि चूँकि ये कार्यक्रम हर हफ्ते होता है, किसी एक हमारी भाषा के या हमारी भाषाओं के किन्हीं एक बड़े लेखक से मिलने का, साक्षात रूबरू होने का पाठकों को, श्रोताओं को अवसर मिलता है। तो आग्रह मैं ये करना चाहता हूँ कि आप सवाल पहले से भेज दें, ताकि उनको समय सीमा में समायोजित करने में असुविधा ना हो। तो और दूसरा ये आज प्रकाशक ने मुझे आदेश दिया है, या ये मैं कहूँ कि उन्होंने ये आग्रह किया है आप तक पहुँचाने का, कि इस पेज से जुड़ने के लिए और सवाल और कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलती रहे, आप तत्काल सवाल पूछ सकें, उसके लिए आप इस पेज को लाइक कर दें और इस पेज पर आप देखते रहें, तो आप ये पाएँगे कि हर बुधवार या गुरुवार तक नोटिस आ जाता है पेज पर कि मेरे लेखक मेरे सवाल में कौन लेखक आपसे रूबरू होने वाले हैं, ताकि आप 2 दिन 3 दिन पहले से आप देख सकें, जान सकें और अपने सवाल भेज सकें। तो फिर से एक बार सविता जी को विशेष रूप से धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि इस साल आपका नया कविता संग्रह और जो नई वैचारिक पुस्तक जिसके कुछ अंशों को सूत्र रूप में हमने सुना, वो हमको जल्दी पढ़ने को मिलेंगे। दोनों किताबें हमको जल्दी पढ़ने को मिलेगी। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी।